हाँ जी, हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग इंड एस 41 एग्रीकल्चर का रिवीजन करने वाले हैं। आपकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये चैप्टर चेंज हो गया है। पहले मॉड्यूल 2 में हुआ करता था, अभी ये शिफ्ट हो गया है। बट यस, रिलेवेंट आज भी है। आपने इंटर में ये वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर लॉजिकली इस 41 को हम लोग देखने जाएंगे ना, तो बनता है यार कि आप यहाँ पे जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स है ना, उन सब के लिए अलग से एक ऐसा इंडेक्स तैयार करो। और उसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा। हम इस रिवीजन वीडियो के अंदर थोड़ा सा, मुझे पता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा है ना कि सर जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या बातें हैं, ताकि मैं एक बार सारे सम्स इसके देख लूं और ये चैप्टर निपटा दूं। तो हर वो बात जो आपको सम को जानने के लिए जरूरी है या सम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो सारी अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। देन भाई देखो भाई, सीधी बात है, रिवीजन वीडियो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपरेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का एक तरीका है। तो उसके हिसाब से इसको लेना। अपने चालू करते हैं अभी। लेट्स से कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो एग्रीकल्चर में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, नोट करते जाना। राइट। इन डेज 41 एग्रीकल्चर। देखो भाई सीधी बात है, जब यहाँ पे बात प्लांट्स की आती है तो इन दैट केस, या एनिमल्स की आती है इन दैट केस, हम लोग के जो भी स्टैंडर्ड्स बनाने वाले लोग हैं उनको लगा कि यार एक अलग से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसे अगर देखा जाए तो इनको इंडेस 16 के अंदर भी डाला जा सकता था एज अ नॉन करंट एसेट। बट यार नॉन करंट एसेट बोलना इनके लिए थोड़ा सा सही नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। थोड़ा सा मैं एक डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि एक बिल्डिंग और रेगुलर प्लांट या एनिमल में क्या फर्क पड़ जाता है। देखो भाई, बिल्डिंग आपका कोई एक नेचुरल एसेट नहीं है। तो इन दैट केस बिल्डिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसको चेंज नहीं करता रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 1 साल की बिल्डिंग है और आप 2 साल बाद जाओगे और बोलोगे अरे वाह तू 3 साल की हो गई, बढ़ गई। ये वाली बात आपकी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल को एप्लीकेबल है, क्योंकि साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है इनके बायोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन होते जाते हैं। और ये बायोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एनिमल की बात करता हूं। आज अगर कोई मेरे को बोले कि भाई 1 साल के जो गाय है उसकी ज्यादा भाव है, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 साल की काऊ का ज्यादा भाव है, तो आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई किसका ज्यादा भाव होना चाहिए। सेम कोई अगर पौधा आपका बस 2 महीने का ही है और वहीं किसी पेड़ को अगर यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, तो जो 10 साल वाला पेड़ है वो आपको ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू ये 2 महीने वाला। और ये पेशेंस आपका सेव हो रहा है। सो इन दैट केस अगर ठीक से ऑब्जर्व करें ना, तो हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स में खास करके प्लांट्स और एनिमल में समय के साथ आपके जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पे लोग मेच्योर हो जाते हैं और उसके बाद धीरे 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 वैल्यू इनकी डिक्लाइन होती जाएगी। तो इसीलिए इनको कॉस्ट पे रखना बहुत ही अनफेयर हो जाता है। और साथ ही साथ इनकी रिवैल्यूएशन मॉडल को भी इंडेक्स 16 के हिसाब से फॉलो करवाना अनफेयर हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स 16 बोलता है कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप तो जबरदस्ती किसी एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो और इसीलिए लॉस पीनल में लेके जाओ, गेन यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओसीआई में लेके जाओ। 41 बोलता है कि सर यार मेरे को मेरे एसेट्स के बारे में बात करने दो, ये 16 वाला बहुत कंफ्यूज कर रहा है। और इसीलिए एग्रीकल्चर आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीच में आता है, जो बोलता है जितने भी आपके पास प्लांट्स है, जितने भी आपके पास एनिमल्स है, ये सब आप 41 के अंदर कवर करने की कोशिश करोगे। अब इसके अंदर बस खाली इन्होंने एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ दिया, और उसका नाम है बेरर प्लांट। समय के साथ बताऊंगा भी कि क्यों उसको साइड में रखा हुआ है, बट फॉर नाउ आप ये वाली बात दिमाग में रखो। एग्रीकल्चर वाले जो असेट्स है उसके अंदर मेनली हम लोग कौन सी कैटेगरी कवर कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे प्लांट हो गया और दूसरा एनिमल्स हो गया। एनिमल्स तो 100% आपके 41 के अंदर कवर होंगे, लेकिन जब मैं प्लांट की बात करूं तो इन दैट केस जो आपके बेरर प्लांट है वो 16 में कवर होंगे, और जो नॉन बेरर प्लांट है वो आपके किसके अंदर कवर हो जाएंगे? 41 के अंदर कवर हो जाएंगे। लॉजिक थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन डेज 41 में। चलो एक बार मैं छोड़ देता हूं कि कौन सा असेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स फोकस ऑन कि उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है। मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूं। राइट। सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो है कुछ काउस खरीद के आए अराउंड 20 यूनिट्स की। 20 हम लोग के पास गाय है, वो हम खरीद के आए हैं। अब हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मन है कि यार ये जो काउ है हमारा एक बायोलॉजिकल एसेट है। आज पैसा इतना खर्च किया हुआ है और हमको पता है कि 1 साल से ज्यादा काम आने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपने काऊ को खरीदने के लिए कुछ कॉस्ट किया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मान के चलता हूं कि जितनी भी काऊ है वो खरीदने के लिए हम लोग ने 20 लाख की कॉस्ट इनकर की रहेगी। इन डेज 41 बोलता है सर आई डोंट केयर अबाउट कॉस्ट। हमारे यहाँ पे वैल्यूएशन मॉडल ही ऐसा है, हर जगह पे वैल्यूएशन मॉडल होगा, इनिशियली कॉस्ट पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाओ। 41 बोलता है कि सर हमें कॉस्ट पे नहीं दिखाना। ऑलवेज जो भी आपके 41 के अंदर एसेट्स आते हैं दे आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
इसीलिए यहाँ पे जो भी हम लोग गाय खरीद के लाएंगे उसे कॉस्ट पे ना मेजर करके जो भी उसकी फेयर वैल्यू है उसमें से सेलिंग कॉस्ट हम लोग को माइनस कर देनी है और हमारी जो अमाउंट आती है उस पे मेजर होगा। और इसीलिए इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे आपको कुछ गेन या लॉसेस आ सकते हैं। तो सवाल एक और खड़ा हो जाता है, सर ये गेन या लॉस कहां पे जाएगा? ये गेन या लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है, दिस इज द मार्केट वैल्यू ओनली, जो हम लोग को 113, जी हाँ, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर जो 113 वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो निकालना सिखाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को इंश्योर करना है कि यहाँ पे सम अगर हम लोग को आ रहा है तो इनिशियल मेजरमेंट भी बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगा और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगा। मतलब हर साल मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, मेरे बायोलॉजिकल एसेट की सेलिंग कॉस्ट कितनी है और उसके हिसाब से गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। दैट इज द केस, राइट। जैसे कि एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले, तो सपोज बायोलॉजिकल एसेट खरीदने के लिए अभी अपन एग्जांपल में देखा कि 20 लाख की हम लोग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। आज मार्केट वैल्यू इनकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 लाख की है, लेकिन यही गाय जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ता है और वो मेरा 2% आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? बहुत सिंपल है क्वेश्चन को बोलने का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टू बैंक की एंट्री पास कर दूंगा बिकॉज मेरे पैसे लग रहे हैं, तो मैंने 20 लाख की पेमेंट यहाँ पे दिखा दी। अब सवाल उठता है कि सर जब हम लोग की पेमेंट हुई है तो उसके बदले में एक असेट आया भी तो है, तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल असेट को डेबिट करके दिखा दिया। लेकिन बायोलॉजिकल असेट को आज मैं कॉस्ट पे डेबिट करता तो शायद मैं 20 लाख लिख देता, लेकिन हमें तो गाइडेंस क्या मिली हुई है, हमेशा आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे दिखाओगे बिकॉज 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ऐसा है जो बोलता है सर हमारे यहाँ पे तो सब कुछ मार्केट वैल्यू पे ही होता है, अनलेस आप वो मार्केट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में बायोलॉजिकल असेट आपके लिए रिकॉर्ड होगा दैट इज 20 लैक्स, और ये 20 लैक्स में से सेलिंग कॉस्ट 2% आपको माइनस कर देनी है। वेल अब 20 लाख का 4% आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल सर, 80,000 रुपया, और यहाँ पे मेरी अमाउंट आ रही है 19,20,000। सर ये एंट्री में तो डिफरेंस आ गया। तो इन दैट केस आपका जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर ये डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देंगे? गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। उसके बाद एक साल पास होगा, एक साल पास होगा तो फिर से ईयर एंड पे हम लोग को निकालना पड़ेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सपोज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आता है 21 लाख का। सर यहाँ पे तो फायदा दिख रहा है, हाँ जी फायदा दिख रहा है, और ये फायदा भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर कैसे निकालेंगे फायदा? हमारा जो बायोलॉजिकल एसेट है वो हम लोग ने 19-20 पे दिखाया हुआ है, आज वैल्यू दे रहा है 21 लाख की। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1,80,000 का फायदा हो रहा है। हम यहाँ पे बढ़ा देंगे बॉस बायोलॉजिकल एसेट 1,80,000, और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दूंगा क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इस तरीके से हर साल मुझे ये वाली हरकत करते जानी है। हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी ऐसे ही दिखाएंगे और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे भी ऐसे ही दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो, 41 के अंदर जो एसेट आता है उसके साथ यही बर्ताव किया जाता है। सर 41 के अंदर कौन से एसेट्स नहीं आते हैं? बहुत सिंपल सा मैंने आपके लिए हमेशा रखा है कि जितने भी लिविंग प्लांट और एनिमल्स है वो सारे के सारे 41 के अंदर आते हैं एक्सेप्ट बेरर प्लांट। तो एक बार उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे बात एग्जैक्टली क्या चल रही है। 41 किसके किसके ऊपर लगता है? सबसे पहले हर बायोलॉजिकल एसिड लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर 41 लगता है अदर देन बेरर प्लांट। बेरर प्लांट के ऊपर क्या लगता है? इंड एस 16 लगता है। सर क्या होता है बेरर प्लांट? नाम में छुपा हुआ है। बेरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट हो गया जो कहीं ना कहीं फ्रूट्स को बेयर करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेयर करता है। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर लूं तो सपोज एक पेड़ है, और ये पेड़ ऐसा है जो अपने आप में कोई सेल वैल्यू नहीं रखता। आज अगर मार्केट में मैं पूछने जाऊं कि अरे कोई पेड़ खरीदने के लिए रेडी है क्या, सब मेरे को बोलेंगे क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है, ये कोई बेचने की चीज है क्या? तो जब आप पेड़ को सीधा बेचने जाओगे तो आपको शायद स्क्रैप के भाव पे बेचना पड़े, लकड़े के भाव पे बेचना पड़े, ऐसा लकड़ा जो आपको कुछ खास वैल्यू दे भी नहीं रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके ऊपर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑब्टेन हो रहा है वो बहुत वैल्यूएबल है। और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सिर्फ एक साल के लिए ऑब्टेन नहीं होने वाला, मोर देन 1 ईयर के लिए ऑब्टेन होने वाला है। जब ये वाली बात आती है तो सर इसको क्या बोलने का? बेरर प्लांट। तो सर नॉन बेरर प्लांट क्या हो गया? अरे नॉन बेरर प्लांट इसका एग्जैक्ट अपोजिट, जो अपने आप में कुछ बेर नहीं करता लेकिन खुद बहुत वैल्यूएबल है। तो हम बोल सकते हैं कि सपोज आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो पेड़ है, अगर ये पेड़ डायरेक्टली भी आप अच्छे भाव में बेच सकते हो, ये एक नॉन बेरर प्लांट है। या इस पेड़ के ऊपर जो प्रोड्यूस उग रहा है वो लेस देन 1 ईयर का उग रहा है, आपने उगाया, ये पेड़ की लाइफ खत्म, तो भी ये क्या हो गया? नॉन बेरर प्लांट। तो बेरर प्लांट आपका एक तरीके से प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट की तरह एक्ट करता है कि सर अगर मैं आ गया हूं आपके जीवन में
तो अब मैं उतनी खास वैल्यू अलग से दूं या ना दूं, लेकिन मैं इतना आउटपुट आपको निकाल के दूंगा कि माला माल बना दूंगा, और वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बेरर प्लांट बोलेंगे। एंड क्योंकि इसके फीचर्स थोड़े से पीपी के साथ सिमिलर है, पहली बात तो ये, इसलिए हम लोग इसको 41 में नहीं लेके आ रहे। दूसरा, यार 41 की क्राइटेरिया यही बोलती है कि ऑलवेज मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जिस पेड़ की अपनी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, उसको आप 41 में मेजर ही नहीं कर पाओगे, फिर आप बोलोगे यार 41 कुछ भी बात करता है, रास्ता तो दिखा दिया लेकिन हम लोग हासिल कैसे करें वो समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्होंने बोल दिया सर प्लीज बेरर प्लांट को ना सेट असाइड रखो, बाकी सब की यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू निकाली जा सकती है। व्हेन आई से वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। आप नॉन बेरर प्लांट की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि नॉन बेरर को आप साप्ता सबूत बेचते हो अलग से। आप बायोलॉजिकल एनिमल्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि सबूत उसको आप बेचते हो। बट यहाँ पे बेरर प्लांट यहाँ से बाहर किया गया है, उसकी मेजरमेंट कॉस्ट में होगी और इंड एस 16 में होगी। अब उसमें कॉस्ट क्या क्या आ सकती है, जो भी आप इनपुट्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल हो गया, या थोड़ी बहुत यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेबर्स की मेहनत हो गई, तो ये सारी चीजें आपकी कॉस्ट में काउंट हो सकती है। गॉट इट? यस। तो सबसे पहले सारे प्लांट्स, सारे एनिमल एक्सेप्ट यस बेरर प्लांट। बेरर प्लांट किस में आएगा? 16 में। क्यों सर? क्योंकि बेरर प्लांट की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा, सर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पेड़ की बात कर रहे हो उसके ऊपर जो फल आपको मिल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एपी। ये एपी जीपी वाला एपी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका 41 के अंदर आता है। लेकिन एक बार ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपको अब मिल गया तो आप इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं टेट्रा पैक की बात कर लेता हूं, पेड़ से मेरे को फल फ्रूट मिल गए, अब मेरा मन चल रहा है कि यार ये फल और फ्रूट को यूज करके मैं जूसेस बनाऊं, तो इन दैट केस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये फल मिले थे वो तो 41 में रहेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर होंगे। एक बार आपने इसको मेजर कर दिया तो आपको विदा करना पड़ेगा और इसे कहां भेजना पड़ेगा? इंडेस 2 में। इंडेस 2 इन्वेंट्री, वहां पे उसकी मेजरमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पे लिखा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 41 पे आपने मेजर किया, आफ्टर दैट इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री अंडर इंड एस 2। और वो किस पे मेजर होना स्टार्ट हो जाएगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर कॉस्ट तो निकली नहीं है, इसीलिए तो बोला 41 हेल्प करेगा फेयर वैल्यू देने में, और यही फेयर वैल्यू इंड एस 2 के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। देखो आज 41 था इसलिए काम आ गया। आज अगर हम लोग इसको सीधा इंडेक्स 2 में पटक देते, सपोज कोई एक पेड़ है जिसके ऊपर आपने फल देखा और न्यूटन की तरह आपने ग्रेविटेशन का दिमाग नहीं लगाया, आपने वैल्यूएशन का दिमाग लगाया कि यार ये जो फल है ये फल की कॉस्ट क्या होगी, तो आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि आपने तो इसे फ्री में ऑब्टेन किया हुआ है, नेचुरली ऑब्टेन हुआ हुआ है, तो आप कैसे ही कॉस्ट को जस्टिफाई करोगे? इंडेक्स 2 बोलता है कि जिसकी कॉस्ट आप मेजर कर ही नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे इन्वेंटरी दिखाओ। तो इसीलिए 41 का पिक्चर में आना जरूरी था, जो बोला कि सर ये जो फल है आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करो, और यही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप कॉस्ट मान लो फॉर इंडेस 2, और उसमें अब से जो है वो मेजर करना चालू कर दो। इससे एक और बात हमको समझ में आती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस क्षण आपको ऑब्टेन होगा ना, उस क्षण आपको दबादब गेन होगा, क्योंकि तब आपकी कोई कॉस्ट तो है ही नहीं। आज अगर मेरे को कोई बोल दे कि इस पेड़ से मेरे को 5 एप्पल ऑब्टेन हुई है और हर एप्पल का भाव है 50 रुपया, मतलब 250 रुपए का अपने को माल नेचर ने दे दिया है, सीधा मैं एंट्री पास करूंगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या हम लोग को कोई एडिशनल बायोलॉजिकल असेट ऑब्टेन होता है तो ऑलवेज इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन ही होता है, क्योंकि कोई कॉस्ट तो होती नहीं है, सीधा हम लोग को माला माल किया। और क्या सर आपने बोला एडिशनल बायोलॉजिकल असेट, माने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग कुछ गाय पाल रहे थे और उसमें हमको ऑब्टेन हुआ कुछ काफ्स या ऐसे गाय के बछड़े, तो इन दैट केस वो बछड़े के लिए हमने कोई कॉस्ट तो इनकर की नहीं है, तो फॉर अस दैट बछड़ा इज एब्सोल्यूट गेन, जिसको आप हाथों हाथ कहां पे दिखा सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। गवाला यहाँ पे मजा एकदम माला माल हो गया, राइट? तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट जो बायोलॉजिकल असेट को रिलेटेड है वो 41 में आएगी। सिर्फ जो गवर्नमेंट ग्रांट आपकी बेरर प्लान को रिलेटेड है वो 41 में नहीं आएगी, और इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। फॉर नाउ आपको ये ध्यान में रखना है 3 जगह पे एप्लीकेबल है, लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, एक्सेप्शन क्या हो गया? बेरर प्लांट। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन कब तक? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और तीसरा यहाँ पे क्या हो गया? गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल असेट, जो कि किस में कवर्ड है? 41 में। लेकिन 41 लगने से पहले आपको थोड़ी सी एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। परीक्षा है कि आप क्या सच्ची में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने कुछ एनिमल्स अपने पास रखे हुए बट यू आर नॉट डूइंग एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो काम नहीं चलेगा। आपका यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होना बहुत जरूरी है।
सर और तो कोई क्यों ही रखेगा, अरे रखते हैं यार। आप बैंक जाओ, वहां पे आपको देखने मिलेगा कई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बोलते हैं कि यार सर हमारी बंदूक पे हमें भरोसा नहीं है, एक दो कुत्ता भी हमारे पास होना चाहिए ताकि कोई चोर आएगा तो भाव भाव कोई कर सके। ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर भी सेम सिनारियो होता है कि भाई बिल्डिंग के अंदर भी कुछ कुत्ते ऐसे होते ही है जो हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे बिल्डिंग में कुत्ते रखने का जो पर्पस है वो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थोड़ी ना है। सो इन दैट केस 41 उस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसे बेचना चाहते ही नहीं हो। जब किसी चीज को आप बेचना चाहते ही नहीं हो तो इन दैट केस आप 41 क्यों लगा रहे हो, आप मार्केट वैल्यू निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि यू आर मैनेजिंग द होल बायोलॉजिकल एसिड के ट्रांसफॉर्मेशन को, तब जाके हम बोलेंगे सर आप, जी हाँ आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए ना कुछ डेफिनेशन आपको मीट करना पड़ेगा, सुनो यहाँ पे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब है यू आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अरे खतरनाक वर्ड है, बात एकदम सिंपल है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजेनरेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। जैसे ग्रोथ की बात कर लेते हैं, पौधा बचपन में छोटा, धीरे धीरे पानी दिया, सनलाइट दिया, पानी दिया, सनलाइट दिया, बड़ा हो गया। मैं मैनेज कर रहा था, मैंने एक एक बूंद उस पौधे को डाली है। सर आप तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, हाँ भाई। या डीजेनरेशन, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं थे, जब वो डीजेनरेट हो रहा था तब भी इन्वॉल्व थे। या प्रोडक्शन, उससे आपको कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑब्टेन हो रहा है। या प्रोक्रिएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बात कर लो, तो जहां पे प्रोक्रिएशन हो रहा है कि भाई आपके एक पर्टिकुलर मेन एनिमल ने कोई बच्चा दे दिया, तो ये भी आप पूरे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। आप जो भी फॉडर है ये सब आप दे रहे थे, पालन पोषण कर रहे थे, राइट। अब इसके कारण आपके बायोलॉजिकल एसेट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस आए हैं। क्वालिटेटिव का मतलब है कि पहले जिस क्वालिटी का वो आउटपुट आपको दे रहा था, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी में चेंज आया है और अच्छा आउटपुट देने लग गया। क्वांटिटेटिव का मतलब पहले आपके पास खाली एक ही गाय थी, अब कितनी हो गई है, दो हो गई है। तो इस तरीके के चेंजेस आप कहीं ना कहीं ला रहे हो, और आपका पर्पस है कि आप इन्हें बेचना चाहते हो या इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू फिनिश गुड्स, या यू वांट टू कन्वर्ट इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। तो हम बोलेंगे सर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर ये सारा काम मैं नहीं कर रहा हूं तो बॉस मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं आता। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, वो देखता है नदी में, देखता है कि बहुत सारी मछलियां है, सोचता है चलो आज मछलियां पकड़ के आता हूं। गया, मछली पकड़ के आया, तुमसे पूछा दीज आर सो मेनी फिश विद मी, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 41 में कवर्ड हूं क्या? आप बोलोगे नहीं सर। जब आप नदी में गए थे तो उस नदी में फिश जब जनरेट हो रही थी, डिजनरेट हो रही थी, मल्टी प्रोड्यूस हो रही थी, आप तो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं थे। तुम तो क्या सीधा फल लेकर आ गए। तो आप तो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, और अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो हम बोलेंगे सर 41 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। बहुत सिंपल है। लेकिन अवंती फीड्स का अब एग्जांपल लेते हैं। अवंती फीड्स जो है वो श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है। अब ये जो श्रिम्प है वो अपनी फैसिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो हम बोलेंगे अवंती फीड्स, आप उनके बुक्स में जाके चेक कर लो, आपको वहां पे बायोलॉजिकल एसिड दिखाई देंगे। तो वो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये डेफिनेशन मीट होता है कि नहीं होता है। यहां पे अगर डेफिनेशन मीट होगा तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो 41 आपके साथ है। बहुत सिंपल सी बात है। आगे अपने को यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। जिस जमीन के ऊपर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, अरे वो जमीन आपकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कवर्ड नहीं होगी। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, सर जमीन भी तो नेचुरल एसेट है तो उसको भी आप 41 में आने दो। अरे हर नेचुरल एसेट 41 में नहीं आता है। तो जिस जमीन पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो उस जमीन को तो आपको इंड AS 16 के अंदर ही रखना है। दूसरा, सर बैरर प्लांट, अरे सर ये तो पढ़ लिया। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांट जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेट करती है ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स को जो कॉस्ट पे मेजर होते हैं। यहां पे बात हो रही है बैरर प्लांट्स की। अगर आपको सरकार से कोई बैरर प्लांट को लेकर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली है तो उसका इंड AS 20 में ट्रीटमेंट होगा। देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स का मैं आपको लॉजिक बता देता हूं थोड़ा सा ना, इसके लिए हम लोग को ना इंड AS 20 के रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। जब आप इंड AS 20 पढ़ते हो तो इंड AS 20 क्या बोलता है कि अगर आप सर कोई असेट खरीद के आए हो तो आपने उस असेट के लिए 50 लाख की कॉस्ट इनकर की है। सरकार बोलता है क्या हो गया बालक, उदास हो गया, कोई बात नहीं है, एक काम करता हूं मैं तेरे को ग्रांट देने के लिए रेडी हूं 10 लाख की। सरकार ने हम लोग को ग्रांट दे दी 10 लाख की। हमने इंड AS 20 से पूछा सर पैसे तो मिल गए, कैसे ट्रीट करे? तो इंड AS 20 अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप असेट से क्या कर लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी ग्रांट मिली हुई है वो आप माइनस कर दो, 10 लाख की ग्रांट माइनस हो जाएगी, और 40 लाख को आप फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिशिएट करते रहो। ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने देके रखा हुआ है कि भाई आप असेट को जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 लाख का ही दिखाओ और साइड में डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोलकर 10 लाख दिखा दो।
जैसे जैसे असेट का डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, साइड बाय साइड ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है वो एज अ अदर इनकम आप डालते रहो। दोनों में नेट इंपैक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम ही आने वाला है। अब यहाँ पे ये सारी बातें तब एप्लीकेबल होती है जब आप असेट किस पे मेजर करते हो, कॉस्ट पे। हम तो बायोलॉजिकल एसेट को तो फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट आपने गलती से माइनस कर दिया तो भी वो वैल्यू टिकी नहीं रहेगी, वो फिर से बोलेगी। जैसे आज अगर मैं ये ट्रीटमेंट कर देता हूं तो वो तो क्या बोलेगा, सर 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 मेरे को वापस से फेयर वैल्यू पे आने दो, वापस से फेयर वैल्यू पे। तो इफेक्ट तो वैसा ही क्रिएट हो रहा है। आज अगर मैं मान के चलता हूं सपोज 50 लाख की ही मार्केट वैल्यू है, तो इन दैट केस आप यहाँ पे 50 लाख में से अगर 10 गलती से माइनस कर भी दिए, ये तब करना पड़ेगा जब आप 20 फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 20 बोलता है कॉस्ट में से माइनस कर सकते हो। तो भी वैल्यू 40 की आ गई तो वो खींच के वापस से हमें कहां पे लेकर चली जाएगी, 50 लाख पे लेकर चली जाएगी। तो ये बोलते हैं सर देखो सीधी बात है, बायोलॉजिकल एसेट हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, तो आपसे विनंती है प्लीज आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस एसेट को छेड़ो मत, क्योंकि वो डिप्रिशिएट भी हो नहीं रहा है, वो तो हर साल अपनी फेयर वैल्यू पे रीमेजर होते जा रहा है। तो सर उसको लेकर जो भी ग्रांट मिली हुई है ना, उसको लेकर हम लोग एक सिंपल सा आपको ना लॉजिक देंगे, दैट इज अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ग्रांट मिली हुई है और बायोलॉजिकल एसेट आप किस पे मेजर कर रहे हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो इन डेज 41 बोलता है सर एक बात बताओ कोई शर्त है क्या। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अनकंडीशनल ग्रांट है, गवर्नमेंट ने बोला लिया और भूल गया। तो इन दैट केस आप हाथों हाथ उसे दिखा सकते हो गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब रिसीवेबल है ये वाली बात श्योर हो चुकी है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंडीशनल ग्रांट है तो आप यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो बताओ। मैंने बोला क्या, बोला सर अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो क्या आपको प्रपोर्शनेट ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी या पूरा रिफंड करना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट से पूछा, ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट बोल सकता है पूरा रिफंड करना पड़ेगा। सर अगर पूरा ही रिफंड करना पड़ेगा तो प्लीज आप अभी गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम मत दिखाओ, जब आपकी कंडीशन फुलफिल होगी सारी की सारी उसके बाद ही इनकम दिखाओ। तो रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी आफ्टरवर्ड टेकन टू पीनल, जब सारी कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ऐसा मेरे को देखा तो मैं उदास हो गया। सरकार ने बोला अरे सर क्या हो गया। मैंने बोला सर आप ऐसा बोलते हो कि अगर कंडीशन पूरी फुलफिल होगी तो ही ये ग्रांट रखने मिलेगा, थोड़ा भी अगर कंडीशन में ऊंच नीच होता है तो सारा पैसा देना पड़ेगा। सर ऐसा थोड़ी ना है, 5 में से 4 साल अगर मैंने काम किया हुआ तो थोड़ा तो पैसा रखने दो। तो सरकार बोलता है ऑप्शन 2 ले लो। ऑप्शन नंबर 2 में जैसे कि गवर्नमेंट ने हम लोग को कंडीशन तो दी है कि 5 साल तक इस धंधे में रहना पड़ेगा, लेकिन उसने बोला सर अगर आप खाली 3 साल ही रहते हो तो इन दैट केस 3/5 अमाउंट आप अपने पास रखना, बाकी हम लोग को वापस कर देना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट तो इनकम की दिखा सकता हूं। क्यों, पहला साल खत्म हो गया, क्या 1/5 अमाउंट मेरे को देनी पड़ेगी क्या, नहीं, चलो 1/5 दिखा दी। दूसरा साल हो गया तो 2/5 माइनस 1/5, मतलब जो भी आप प्रपोर्शन पूरा करते जा रहे हो आप वो प्रपोर्शनेटली कहां पे लेके जा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बहुत अच्छा हम लोग को एग्जाम्पल मिल गया। कोई कंडीशन अटैच नहीं है हाथों हाथ प्रॉफिट एंड लॉस में, कंडीशन अटैच्ड है पूरी करने पे ही पैसा आपका है, अदरवाइज नहीं है, रोको रोको रोको, जब पूरी हो जाए तब बात करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरा किया तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा बुक करो, बहुत अच्छी बात है। ये बात आपकी एप्लीकेबल हो जाती है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट जो बायोलॉजिकल असेट से रिलेट करते हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आगे जाके हम लोग को पता चलता है कि बायोलॉजिकल एसेट किस पे मेजर होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। फेयर वैल्यू कहां से आएगी, इंड एस 113। अब देखो भाई इंड एस 113 ना दो कॉस्ट को लेकर बहुत घुमाता है। एक हो गया जिसका नाम हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक हो गया जिसका नाम हो गया ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब जब आप फेयर वैल्यू निकालते हो तो ये दोनों कॉस्ट फेयर वैल्यू निकालते वक्त माइनस नहीं होती है। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब फेयर वैल्यू निकालते हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको माइनस करना अलाउड होता है। मतलब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल एसेट है जिसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए की थी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 रुपए लग रहा है, तो 113 बोलेगा कि प्राइस 98 की है। अब इसमें अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लग रहा है हम लोग का 3 रुपए का, तो 113 बोलेगा सर वो सब मैं माइनस नहीं करता, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो सर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के चक्कर में राइज हो रही है, उससे असेट के फीचर थोड़ी ना चेंज हो रहे। आज एसेट की क्या गलती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो तो मार्केट लगा रहे हैं, वो वाली बात है। तो हम लोग खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असेट की फीचर्स में चेंजेस करता है। आज एक सूरत में मेरे को जो असेट मिल रहा है और उसी के सामने दिल्ली में जाकर कोई एसेट लेना पड़ रहा है तो फर्क पड़ता है यार, इनकन्वीनियंस का। तो इसीलिए फेयर वैल्यू निकालते वक्त क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी फीचर्स में इंपैक्ट कर रहा है तो आप माइनस करते हो, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप माइनस नहीं करते हो, बिकॉज वो आपके असेट की नेचर को चेंज नहीं कर रहा है, उसके फिजिकल फीचर को चेंज नहीं कर रहा है। तो अब एग्जाम में क्या आ सकता है पता है क्या, वो लोग आपको फेयर वैल्यू भी दे दे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दे दे और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है
फेयर वैल्यू निकालते वक्त ये कॉस्ट तो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, आपको खाली कौन सी कॉस्ट माइनस करनी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको देता है सेलिंग प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ध्यान रखना सेलिंग प्राइस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो फेयर वैल्यू आएगा, फिर फेयर वैल्यू से आपको क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी नीड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस दी हुई है। क्वेश्चन बोलता है फेयर वैल्यू, तो हम मानेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। क्लियर है ये वाली बात? कॉस्ट टू सेल के अंदर क्या क्या आता है सर, कमीशन हो गया, ट्रांसफर टैक्स हो गया, या कोई भी फीस आप अथॉरिटी को पे कर रहे हो, ये सब कॉस्ट टू सेल में आता है, राइट। अब यहाँ पे एंटिटी बोलता है कि सर मैं नहीं निकाल पा रहा फेयर वैल्यू, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला बेरर प्लांट है क्या, बोला नहीं नहीं सर एनिमल ही है बट नहीं निकाल पा रहा। कोई बात नहीं, मायूस मत हो। आप अगर लेट्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, आपको कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, प्लस कोई और रास्ता भी अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो। यार आदमी को दिखाने का तो मौका देना पड़ेगा, अब नहीं कर सकता तो उसमें हम लोग पीछे थोड़ी ना पड़ जाएंगे। तो एक बात है जो एमसीक्यूज के लिए आपके आ सकती है, ध्यान रखना, रखेंगे सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए साफ लिखा हुआ है, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आउटपुट मिल रहा है, गाय से मिला हुआ दूध, पेड़ से मिली हुई पत्तियां, या पेड़ से लगे हुए फल, ये सब आपके लिए क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऑलवेज किस पे मेजर करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, इन्वेंट्री। किस में चला जाएगा, इंडेस 2 में। वहां पे वो पूछेंगे कॉस्ट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें किसने विदा करके भेजा है, 41 ने, उसने बता के भेजा है, वो हम लोग की क्या बन जाएगी, कॉस्ट। दैट इज जो भी आपने अभी मेजर किया है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब यहाँ पे देखो भाई, गेन या लॉस कोई भी होता है हमेशा ऑलवेज शैल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बायोलॉजिकल एसेट है, इसमें अगर कोई न्यू बॉर्न काफ है तो आपको इनिशियली गेन हो जाएगा, लेकिन अगर परचेज काउ है तो शायद आपको गेन हो या लॉस हो, उसकी दोनों ही प्रोबेबिलिटी बैठ सकती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो भी आपको इनिशियली गेन हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब खाली यहाँ पे एक बात बचती है कि इन डेज 41 चाहता है कि सर देखो, आज आपने जब असेट खरीदा था और उसके बाद आज असेट के आप वापस से वैल्यू कर रहे हो, तो उसमें ना बहुत बदलाव आया है। बदलाव प्राइसिंग के चेंज के कारण भी आया है और फिजिकल चेंज के कारण भी आया है। प्लीज आप डिस्क्लोज कर दो कि प्राइस चेंज के कारण कितना आया है और फिजिकल चेंज के कारण। थियोरेटिकली समझ लिया, एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज अपन ने 1 अप्रैल को 1 साल की गाय खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 100 रुपया। 31 मार्च को आज 1 साल की अगर गाय होती तो उसकी वैल्यू है 110 की, लेकिन हमारी गाय तो 2 साल की हो गई है। 2 साल की जो गाय है उसकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू 31 मार्च को है वो हम लोग को देके रखी हुई है, इट इज 150। तो अब देखो, हमने जब खरीदा था तब हम लोग का ये काऊ कितने का था, 100 का था, आज वो कितना दिख रहा है, 150। तो ओवरऑल अपने को जो गेन हुआ है वो 50 का हुआ है, लेकिन इस 50 में से ये गेन हुआ है प्राइस चेंज का। सपोज कीपिंग द एज सेम, 1 साल की गाय अगर आज 1 साल की होती तो एब्सोल्युटली सिर्फ प्राइसिंग के चक्कर में कितना गेन आया है, हम बोलेंगे 10 रुपए का आया है। सपोज अगर मैं सेम एज अज्यूम करता हूँ सेम टू सेम एज, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, सर 1 साल की जो गाय थी उसका 1 साल पहले भाव था 100, आज भाव है 110, तो मतलब ड्यू टू प्राइस चेंज गेन कितना आ रहा है, 10 का। फिजिकल चेंज का गेन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, लेटेस्ट जो प्राइस है 1 साल की गाय की उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद लेटेस्ट प्राइस ऑफ 2 साल की गाय, 110 से 150 पे, तो हम बोलेंगे ग्रेन ड्यू टू आपका फिजिकल चेंज कितना आ रहा है, 40। ये खाली डिस्क्लोजर के लिए आपको बताना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। ध्यान रखना, बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बेचारा ऑलवेज एक परीक्षा ले रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो ही रहा है, तो अलग से डेप्रिशिएट कैसे करोगे, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट्स इट। 41 में मेनली तो क्लासिफिकेशन वाले ही सम्स है, आपको भाई इसके सम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो भी सॉल्विंग वाले देके रखे हुए, एग्जाम में अगर आता है तो आप समझ लो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बराबर बनता है। इजी चैप्टर है, अक्सर हमारा ध्यान पूरा का पूरा बड़े बड़े चैप्टर्स में इतना फोकस्ड हो जाता है कि इन चैप्टर्स के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है, बट ये चैप्टर ऐसे प्यारे चैप्टर है ना कि अगर आप इन्हें समय दे दिया ना, तो आप समझ लो फाइनल निकालने में आपका काफी समय बच जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है, एक एक सम सॉल्व करके करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे कोई और चैप्टर को रिवाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एट द लास्ट।